नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है 3 बहनों की और उनके माता पिता की। इन 3 बहनों का नाम था सिट्टू, बिट्टू और पिंकी। बिट्टू सबसे बड़ी बहन थी, उसके बाद मझली बहन का नाम था सिट्टू, सबसे छोटी बहन का नाम था पिंकी। इन तीनों बहनों में आपस में काफ़ी लगाव था, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। बिट्टू लगभग 14 साल की थी, सिट्टू की उम्र 12 साल की रही होगी और पिंकी, जो कि सबसे छोटी थी, उसकी उम्र थी 10 साल। इनके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जिनका थोड़े थोड़े दिनों पर अलग अलग शहरों में ट्रांसफ़र होता रहता था। लेकिन अभी तक पिता का ट्रांसफ़र जहाँ भी हुआ था, पहले की जगह के आसपास ही हुआ था। इस बार पिता का ट्रांसफ़र उनके पहले की रहने वाली जगह से काफ़ी दूर हुआ था। तीनों बच्चियों के लिए और माँ के लिए ये जगह, यहाँ के लोग, सब कुछ पूरी तरह से नए थे, लेकिन वो यहाँ पर धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक उनका कोई दोस्त नहीं बना था। तीनों बहनें आपस में हमेशा एक साथ वक्त बिताया करती थी। खेलना या बाहर जाना या स्कूल जाना, कुछ भी हो, हर चीज़ में ये तीनों बहनें हमेशा साथ में रहा करती थीं। एक बार घर के राशन की शॉपिंग करने के लिए ये अपनी माँ के साथ मार्केट गई थी। जब ये वहाँ पर जाती हैं तो बच्चियों को वहाँ पर एक सबसे नया गेम दिखता है, जो कि आज तक बच्चियों ने कभी नहीं देखा था। बच्चियों ने जब उस गेम को देखा तो वो गेम उन्हें देखते ही पसंद आ गया और वो वहीं मार्केट में अपनी माँ से ज़िद करने लगी कि मम्मा, हमें ये गेम दिला दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़, हमारे पास अभी खेलने के लिए कोई नया गेम भी नहीं है और हम सारे पुराने गेम से बोर हो चुके हैं। ये हम तीनों साथ में मिलकर खेलेंगे, दिला दो ना, दिला दो ना। मम्मा ने भी थक हार कर कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग तीनों साथ में खेलने वाली हो तो मैं ये गेम दिला दे रही हूँ। और माँ ने वो गेम खरीद कर दे दी। बच्ची बहुत खुश थी कि वो घर जाते ही ये गेम खेलेंगी। उस वक्त दिन का ही समय था और माँ घर पर पहुँचते ही अपना लाया हुआ सारा सामान किचन में जमाने के लिए बैठ गई और बच्चियाँ उस नए गेम को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थीं कि उसके साथ खेलने के लिए बैठ गईं। जब बच्चियों ने वो गेम खेलने के लिए निकाला तो उसके अंदर गेम खेलने की एक गाइड बुक थी, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि वो गेम अकेले नहीं खेलना है और उस गेम को घर पर ना खेलें। और तो और उस गेम को खेलने से पहले उसमें वार्निंग दी गई थी। लेकिन बच्चियों ने जब उस वार्निंग को देखा तो वो हंसने लगी और उन्होंने कहा, अरे रूल्स तो वैसे भी तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, ये गेम तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, तो हमें जैसे भी ठीक लगेगा हम खेलेंगे। और फिर बच्चियों ने वो गाइड बुक मोड़ कर वहीं कोने में डस्टबिन में फेंक दी और उन्होंने अपने हिसाब से वो गेम खेलना शुरू किया। बच्चियों को उस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उस गेम को हम में से कुछ लोग वीजा बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उसे प्लानचेट कहते हैं और कुछ लोग उसे प्रेत आत्मा बुलाने वाली एक खेल के नाम से जानते हैं। बच्चियां अभी तक इस खेल से पूरी तरह अनजान थीं। वो अनजाने में एक ऐसा खेल खेलने जा रही थी जिसके अंजाम से वो पूरी तरह अनजान थी। उन्होंने उस बोर्ड को ज़मीन पर रखा और रखने के बाद तीनों उस बोर्ड के आसपास बैठ गईं। जब वो उस बोर्ड के आसपास बैठी तो तीनों ने अपना हाथ उस एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर
जो कि आपके सवालों के जवाब घूम कर देता है, उस पर अपनी अपनी उंगलियां रखकर वो गेम शुरू किया और सवाल पूछने लगे। उन्होंने पूछा, यहाँ कोई है क्या? कोई है क्या हमारे साथ? उन्होंने थोड़ी देर तक इसी बात को बार बार दोहराया, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब उनको ये महसूस होने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अचानक से उनका वो लकड़ी का टुकड़ा खुद एक तरफ खिंचने लगा। जब ऐसा होने लगा तो बिट्टू और सिट्टू काफ़ी डर गए और उन्होंने उस टुकड़े पर से अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक दिशा में खुद की उंगलियों को खींचने के लिए परमिशन दे दी। और थोड़ी देर बाद जब कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जो उनको चाहिए था, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये बदमाशी पिंकी कर रही थी। वो उन दोनों को डराना चाहती थी, इसलिए उसने जोर लगाकर उस लकड़ी के टुकड़े को जानबूझकर एक तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था। ये जानते ही दोनों अपनी बहन को लेकर खेलने और हंसने के मूड में बिस्तर पर चली गईं और उन्हें लगा उनका ये खेल, उनका ये एक्सपेरिमेंट शायद फेल हो गया है और उन्होंने वो बोर्ड वहीं पर उठाकर अंदर की तरफ खिसका दिया, जबकि खेल खेलने के रूल में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि आप जब भी उस बोर्ड को छोड़कर हटते हैं तो आपको उसको बाय कहकर, मतलब अलविदा कहकर ही जाना है। लेकिन बच्चों ने किसी भी रूल को ना मानने की शायद ठान रखी थी। तीनों बच्चियां नीचे अपनी माँ के पास चली गई थीं, क्योंकि उन्हें अब भूख लग गई थी। उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए था। माँ ने भी बच्चों के लिए खाना तैयार रखा था। बच्चियां सब खाने की टेबल पर बैठ गईं और माँ उन्हें लाकर खाना परोसने लगी। बच्चियों ने खाना खाना शुरू किया, लेकिन आज सिट्टू अच्छे से खाना नहीं खा रही थी। उसका कहना था उसे खाने में से कुछ अलग सी बदबू आ रही थी, लेकिन माँ ने खाना दोबारा जब चेक किया तो ना तो माँ को उससे कोई बदबू आ रही थी और ना ही सिट्टू की दोनों बहनों को। वो दोनों तो बड़े मज़े से खाना खाना शुरू भी कर चुकी थी। फिर माँ ने सिट्टू के सर को चेक करके देखा कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, उसे बुखार तो नहीं आ गया, क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है। तबीयत खराब होने पर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी सिट्टू की तबीयत बिल्कुल खराब नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। माँ ने जैसे तैसे करके सिट्टू को थोड़ा बहुत खाना खिला दिया और वो तीनों अपने कमरे में वापस जाने लगी। फिर माँ ने कहा, बेटा तुम लोग सिर्फ अपने कमरे में ही घुसे रहोगे? एक काम करो, कॉलोनी नई है, जगह नई है, जाओ जाकर थोड़ा बाहर घूमो, देखो, तब तो तुम्हारे कोई नए दोस्त बनेंगे ना। लेकिन अभी बच्चियों का जाने का मूड नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, माँ हम शाम में जाएंगे, अभी हमें नहीं जाना। फिर माँ ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और बच्चियाँ अपने कमरे में वापस चली गईं। वहाँ पर वो अपना सामान अनपैक करने लगीं, लेकिन सिट्टू किसी से बात नहीं कर रही थी। वो चुपचाप एक साइड में बैठी हुई थी। बड़ी बहन को भी यही लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसने भी सिट्टू से किसी भी मदद के लिए कुछ नहीं कहा। बच्चियां ऊपर कमरे में अपना काम कर रही थी और नीचे माँ घर को जमाने की कोशिश कर रही थी। पति ऑफिस गए हुए थे, वो रात में करीब 8 बजे वापस आने वाले थे और फिर वैसे ही देखते देखते शाम हो गई। जब शाम हुई तो माँ ने तीनों बच्चियों को कमरे से बाहर निकलकर फिर से बाहर जाने के लिए कहा और बच्चियों ने कहा कि ठीक है, हम बाहर जाते हैं और हम थोड़ी देर में घूम कर वापस आ जाएंगे। सिट्टू का मन नहीं था, फिर भी बड़ी बहन के कहने पर
वो उनके साथ चल पड़ी। बाहर जाने के बाद उन लोगों ने देखा कॉलोनी के सारे बच्चे वहीं बाहर खेल रहे थे। उस कॉलोनी में उनके उम्र की लड़कियां नहीं थीं, लेकिन लड़के बहुत सारे थे, जिसमें से शायद उन सारे बच्चों का एक लीडर था जिसका नाम था दीपू। वही सारे बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे और उसकी बात मानकर जो भी वो खेल खेलने को कहता वो उसके साथ खेल रहे थे। बच्चियां थोड़ी देर तक दूर से खड़े होकर उन सारे बच्चों की हरकतें देख रही थी। थोड़ी देर बाद पता नहीं सिट्टू के मन में क्या आया, उसने जाकर दीपू से कहा, हमें भी तुम लोगों के साथ खेलना है। और दीपू काफी घमंडी लड़का था। उसने सिट्टू की तरफ देखकर नजरें घुमा ली और उसे इशारे में वहां से जाने के लिए कह दिया। ये बात सिट्टू को बहुत बुरी लगी। सिट्टू स्वभाव से काफी गुस्सैल, चिड़चिड़ी और शॉर्ट टेम्पर्ड थी, जिस वजह से सिट्टू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने दोबारा कहा, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा हम सबको भी खेलना है। और दीपू ने कहा, तुझे अगर खेलना है तो अकेले जाकर खेल, हमारे साथ नहीं खेल सकती तू। वैसे भी तू है कौन, यहाँ पर आई कहाँ से है? फिर सिट्टू ने दीपू के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो उसे गुस्से से घूरने लगी। देखते ही तुरंत सिट्टू की बड़ी बहन ये समझ गई कि सिट्टू को अब गुस्सा आ गया है, शायद वो लड़ाई कर सकती है। इसलिए उसने सिट्टू की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर के अंदर लेकर जाने लगी। सिट्टू वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बड़ी बहन की बात वो टाल नहीं सकती थी। इसलिए वो जा तो घर की तरफ रही थी, लेकिन बार बार मुड़कर गुस्से से दीपू को घूरे जा रही थी और सिट्टू का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। फिर बिट्टू जब अपनी दोनों बहनों को लेकर घर पर आई तो उसने अपनी मम्मी को सारी बात बता दी। फिर मम्मी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे कहाँ लड़ाई करते हैं, और आपको इतनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है बार बार, ये अच्छी बात नहीं है। फिर सिट्टू ने कहा, मैं लड़ाई नहीं कर रही थी, मैंने उसे सिर्फ खेलने के लिए बोला, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, पता नहीं किस बात का इतना घमंड था उसे। माँ ने बहुत प्यार से समझाते हुए अपनी बेटी को कहा, बेटा ठीक है, वो अगर आपकी बात नहीं सुन रहा था तो आपको वहाँ से चले आना चाहिए था। फिर सिट्टू ने कहा, माँ आपने ही कहा था थोड़ी देर पहले, बाहर जाओ, जाकर बच्चों से दोस्ती करो, उनके साथ खेलो, मैं तो वही करने गई थी और आप उल्टा मुझे ही डांट रही हो। फिर माँ ने इतने में शांत होते हुए कहा, बेटा मैंने आपको बाहर जाकर घूमने देखने के लिए कहा था, जाकर गुस्सा होने के लिए नहीं। लेकिन सिट्टू अपनी माँ की इस बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने कमरे में तेज़ी से चली गई। ये बात देखकर उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सिट्टू को गुस्सा तो हमेशा आता था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ ऐसी बदतमीज़ी कभी नहीं करती थी। ये पहली बार था कि सिट्टू इस तरह से बिहेव कर रही थी। उसके कमरे में जाने के बाद माँ अब रात के खाने की तैयारी करने लगी और उस तैयारी में बिट्टू थोड़ा बहुत अपनी माँ का रोज की तरह हाथ बटाने लगी। पिंकी वहीं सामने टेबल पर ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर में उसके पापा भी घर पर आ गए और हंसी मजाक चलने लगा। पापा अपने पहले दिन के ऑफिस की बातें अपने पूरे परिवार को बता रहे थे। थोड़ी देर में उनका ध्यान सिट्टू के ऊपर गया कि वो यहाँ पर नीचे नहीं है। फिर उन्होंने कहा, बेटा सिट्टू कहाँ है, जाओ उसको जाकर बुलाकर लेकर आओ। फिर बिट्टू ने कहा, अरे पापा पूछो मत, आज तो वो पता नहीं क्यों बाहर गई और गुस्सा हो गई, लड़ने ही वाली थी, मैं उसे पता नहीं कैसे शांत करके घर पर लेकर आई, तो अभी मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी हुई है। फिर पापा ये सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा अभी नई जगह है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तुम लोग को तो सबको पता है उसे गुस्सा जल्दी आता है, तो उसे इस तरह किसी से भी बात करने के लिए अकेले छोड़ा मत करो।
और जाकर उसे कमरे से बुलाकर ले आओ। फिर थोड़ी देर में पता नहीं उसके पिता को क्या हुआ, उन्होंने कहा तुम लोग रहने दो, मैं जाता हूँ, जाकर अपनी बच्ची को खुद ही मनाकर नीचे लेकर आता हूँ। पिता ऊपर बच्चियों के कमरे में पहुंच गए। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सिट्टू अकेली उस बोर्ड के साथ बैठकर खेलने की कोशिश कर रही है। पिता बड़े प्यार से अपनी बच्ची के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन सिट्टू किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और बहुत देर तक पिता के मनाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम सबसे गुस्सा हो कोई बात नहीं, लेकिन खाने पे गुस्सा नहीं निकालते और ऐसा अच्छे बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, तो चलो हमारे साथ खाना खाने के लिए नीचे फटाफट आ जाओ। सिट्टू ने इशारे में ही अपने पिता को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और पिता नीचे चले आए। उन्होंने कहा खाना लगा दो, सिट्टू भी नीचे आ रही है खाना खाने के लिए। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब सिट्टू नहीं आई तो फिर नीचे के वॉशरूम से अचानक सिट्टू सबको बाहर निकलती हुई दिखी। ये बात पिता को बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि थोड़ी देर पहले पिता ऊपर के कमरे में सिट्टू से मिलकर उससे बात करके आए थे और वो अपने कमरे में ही थी, तो अब अचानक वो नीचे के बाथरूम से बाहर कैसे आ रही थी। लेकिन किसी ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे टेबल पर खाना खाने के लिए आने को कहा। वो भी चुपचाप आकर सबके बगल में बैठ गई और खाना खाने लगी। रात में खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन सिट्टू को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने बिस्तर से नीचे झांककर उस प्लानचेट की तरफ देख रही थी। लग रहा था जैसे उस गेम से उसको कोई जुड़ाव हो गया है या फिर एक सम्मोहन ने उसे बांध लिया है। ऐसे ही करते करते लगभग पूरी रात बीत चुकी थी और आज सुबह बच्चियों को स्कूल में एडमिशन के लिए जाना था। बात तो पहले से ही पेरेंट्स ने कर रखी थी, आज सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। सिट्टू का मन नहीं था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती माँ और बहन के कहने पर वो स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते वक्त रास्ते पर आज दीपू फिर से अपने उन्हीं दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसको देखते ही सिट्टू को अचानक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और दीपू को भी पता नहीं क्या मस्ती सूझी। उसने सिट्टू को दूर से चिढ़ाते हुए कहा, लड़कियां खेल खेलेंगी, बड़ी आई हमारे साथ खेलने वाली, चल निकल यहाँ से। ये सुनते ही सिट्टू का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने आओ देखा ना ताओ और दीपू से लड़ाई करने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। दोनों में हाथापाई होने लगी और अचानक से दीपू के सारे दोस्तों ने मिलकर सिट्टू और उसके बहनों को थोड़ा मारा पीटा, जिसके बाद बहन ने आखिरकार इस झगड़े से निकालकर अपनी बाकी बहनों को अंदर लेकर चली गई। अब घर में पहुंचने के बाद माँ ने बच्चियों की ऐसी हालत देखी। उन्होंने तुरंत पूछा, ये सब क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर बड़ी बहन बिट्टू ने बताया, माँ ऐसे ऐसे आज तो हम अपने रास्ते ही आ रहे थे, लेकिन वो दीपू उसने चढ़ाना शुरू किया और सिट्टू ने उससे लड़ाई कर ली, लेकिन उसके सारे दोस्त भी उस लड़ाई में आ गए और उन सब ने मिलकर हमें ऐसे मारा है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग अब बाहर बिल्कुल मत निकलना, वैसे भी जगह नई है, यहाँ एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा, फालतू में लड़ाई झगड़ा करके कोई बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिट्टू किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी और माँ ने जैसे ही उसके चोटों पर मरहम लगाई, वो तुरंत अपने कमरे में पहुँच गई और वहाँ पर वो फूट फूट कर रोने लगी और उसके रोने पर वो अपने मन की सारी भड़ास कमरे में अकेले बुदबुदाते हुए निकालने लगी। उसे पता था वहाँ पर कोई भी नहीं है, उसे कोई भी नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं शायद वो खुद से ही बात कर रही थी और अचानक उस बोर्ड में उसे हलचल
सी आवाज आने लगी। जब उसने फिर से अपने बेड के नीचे झुककर देखा तो सच में उस बोर्ड के ऊपर की लकड़ी में हलचल हो रही थी। उसने तुरंत खींचकर वो बोर्ड बाहर निकाला और उसने उस बोर्ड से सवाल करना शुरू किया कि क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी बात सुन रहा है। फिर जवाब आया हाँ। फिर सिट्टू को ये बात काफ़ी अच्छी लगी। उसने कहा, तुम कौन हो? बोर्ड में ये आंसर आया, हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सिट्टू काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा था और उसे ऐसा एहसास होने लगा कि वो बोर्ड उसकी बात सुन रहा है, समझ रहा है और सच में जो एक दोस्त का फर्ज होता है, अच्छे बुरे हर समय पर साथ देना, वो बोर्ड उसके साथ वही कर रहा था। फिर उसने एक और सवाल उस बोर्ड से पूछा कि क्या तुम इस दीपू से मुझे छुटकारा दिला सकते हो? बोर्ड पे आंसर आया हाँ। वो काफ़ी खुश हो गई और बोर्ड को थैंक यू कहकर मुस्कुराकर तेजी से नीचे चली गई। आज सिट्टू के रंग ढंग काफ़ी बदले हुए थे, शायद इसलिए कि उसका बदला लेने के लिए कोई दोस्त था उसके पास जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन आज सिट्टू को इतना खुश और नॉर्मल देखकर उसके घर वालों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सिट्टू ने ऊपर कमरे में जाने की कोशिश एक बार भी नहीं की थी और सबके साथ वहीं नीचे बैठी हुई थी। पिता घर पर आ चुके थे। सबने रोज़ की तरह खाना एक साथ मिलकर बैठकर खाया। रात में सबके सोने के बाद सिट्टू वापस से अपने बेड के नीचे से उस बोर्ड को निकालकर उससे सवाल पूछने लगी, तुम पक्का ना मुझे दीपू से छुटकारा दिला दोगे? बोर्ड पर फिर से आंसर आया हाँ। सिट्टू बहुत खुश थी। उसने फिर से एक बार उस बोर्ड को थैंक यू कहा और आराम से सोने के लिए चली गई। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। जब उसने देखा तो दीपू का पूरा परिवार कहीं बाहर दूर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने भागते हुए नीचे आकर अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? उसकी माँ ने बताया, बेटा उसके पिता का शायद कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए वो लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। सिट्टू के अब खुशी का ठिकाना नहीं था। सिट्टू को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये सब कुछ उसके नए दोस्त ने किया है। वो फिर से भागती हुई अपने कमरे में आ गई और उसने इधर उधर देखा। उसकी बहनें वहाँ पर नहीं थी। उसने बेड के नीचे से उस बोर्ड को निकाला और निकालकर उस बोर्ड को थैंक यू कहने लगी। लेकिन उसने एक सवाल फिर से उस बोर्ड से पूछा, तुमने ही मेरी मदद की ना? तुम ही हो जिसकी वजह से वो यहाँ से जा रहा है? बोर्ड पर फिर से जवाब आया हाँ। सिट्टू इतनी खुश थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वो अपनी ये खुशी किसी से भी बांट नहीं रही थी। शायद उसे ऐसा करना चाहिए था। उस वक्त पिंकी बाथरूम में थी और अचानक से उसे उल्टियाँ हो रही थीं। ये आवाज़ सुनते ही सिट्टू ने तुरंत पूछा, तुम अंदर हो क्या? पिंकी ने आवाज़ दी फिर सिट्टू को ये बात समझ में आ गई कि अंदर उल्टियाँ पिंकी कर रही है। वो तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच गई और उसने बताया, मम्मी पिंकी को पता नहीं कुछ तो हो गया है, वो बाथरूम में उल्टियाँ कर रही हैं। मम्मी ये सुनते ही घबरा गई और तुरंत बच्चों के कमरे में पहुंच गई। पिंकी अभी भी बाथरूम के अंदर ही थी और उसके उल्टी करने की बहुत तेज़ आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सब बाहर खड़े होकर अब पिंकी के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। पिंकी जब बाथरूम से बाहर आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो देखकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी। ये देखते ही माँ ने तुरंत अपनी बच्ची को गोद में उठाया और उठाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछने लगी, क्या हो गया बेटा आपको? आपकी तबीयत ऐसे कैसे अचानक खराब हो गई? पिंकी कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी।
बस वो अजीब तरीके से आँखों को ऊपर नीचे घुमा रही थी। ये देखकर उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन माँ ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर जब घर पर आए तो डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ सही लगी वो दवाइयाँ पिंकी के लिए लिख दी। थोड़ी देर तक पिंकी वहीं पर लेटे लेटे आराम करने लगी और बाकी दोनों बहनें नाश्ता करके अपने अपने स्कूल जा चुकी थीं। अब घर पर सिर्फ पिंकी और उसकी माँ थी। पिंकी के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। माँ नीचे काम कर रही थी, लेकिन जब उनको ये आवाज़ें सुनाई दी वो तुरंत भागती हुई अपनी बेटियों के कमरे में पहुंची। जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा पिंकी बिस्तर पर नहीं है और पिंकी को बिस्तर पर ना पाकर उन्हें काफ़ी चिंता होने लगी कि अरे फिर से कहीं उसको उल्टियाँ तो नहीं शुरू हो गई, ऐसी हालत में कहाँ चली गई मेरी बच्ची। उन्होंने बाथरूम में देखा, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और पिंकी अंदर नहीं थी। फिर उन्होंने बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। बच्चियों के कमरे से लगकर एक छोटी सी बालकनी भी थी। पिंकी वहीं बालकनी के गेट पर अजीब तरह से दरवाजे पर चिपकी हुई बैठी थी। पिंकी को उस तरह बैठा देखकर माँ काफ़ी घबरा गई। उन्होंने जब पिंकी को पीछे से आवाज़ दी, पिंकी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। माँ आगे बढ़कर पिंकी के पास जब पहुंची और पिंकी के कंधे पर हाथ रखा, पिंकी ने पलटकर अपनी माँ को इतनी बुरी तरीके से घूरा कि उसकी माँ थोड़ी देर के लिए डर गई, क्योंकि पिंकी की आंखें काफ़ी भयानक हो चुकी थी। पिंकी की आंखें पूरी तरह से लाल थी और पिंकी बहुत अजीब सा हंस रही थी। ये चीज़ देखकर माँ थोड़ी देर के लिए पीछे जा चुकी थी, लेकिन उन्हें अभी भी डर लग रहा था। उन्हें खुद की बेटी को देखकर डर लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पिंकी के साथ ये क्या हो गया है, पिंकी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। लेकिन देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पिंकी नॉर्मल हो गई और वहीं दरवाजे पर बैठी बैठी रोने लगी। ये देखकर माँ तुरंत एक झटके से अपनी बेटी के पास पहुंची और उसको फिर से गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। ऐसा कई बार होता है कि जिन लोगों का साया काफ़ी कमज़ोर होता है या परछाई हल्की होती है, उन लोगों पर इन चीज़ों का असर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसा ही पिंकी के साथ भी हुआ था और जिससे अभी तक सिट्टू बात कर रही थी वो आत्मा शायद अब पिंकी के आसपास थी। ये बात तो अभी तक पिंकी की माँ को महसूस नहीं हुई थी, लेकिन उनको ऐसा पता था कि मेरी इस बेटी की परछाई बहुत हल्की है, तो उन्होंने अपने हिसाब से बच्ची के नज़र उतारने का इंतज़ाम किया और नीचे से मिर्ची, सरसों, नमक, हल्दी, जो भी चीज़ें होती हैं जिससे एक घरेलू टोटका किया जाता है नज़र उतारने का, माँ वो सारी चीज़ें लेकर आई और पिंकी की नज़र उतारी। और पिंकी की नज़र उतारते ही पिंकी लगा जैसे कितनी हल्की और नॉर्मल हो गई, उसे नींद आने लगी। फिर पिंकी थोड़ी देर के लिए सो गई। माँ भी नज़र उतार कर वहाँ से नीचे आ गई और घर पर थोड़ी देर में दोनों बच्चियाँ स्कूल से आ चुकी थी। माँ ने देखा अब सिट्टू की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। सिट्टू बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर दिख रही थी, ठीक उसी तरह से जैसे सुबह पिंकी नज़र आ रही थी। माँ को अब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है। माँ को अब अपनी बच्चियों की चिंता होने लगी थी। माँ ने सिट्टू को भी बिठाकर वहाँ उसकी नज़र उतारने की कोशिश की, लेकिन सिट्टू उस बात से काफ़ी गुस्सा हो गई और उसने अपनी ही माँ के हाथ को पकड़कर ज़ोर से दांत से काट लिया। दांत उसने इतनी ज़ोर से काटा था कि लग रहा था जैसे वो अपनी माँ के हाथ का वो मांस का टुकड़ा नोच कर खाना चाहती है। माँ
बहुत तेजी से दर्द से चिल्लाई, लेकिन सिट्टू पे इस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ और थोड़ी देर में वो अपनी माँ को छोड़कर तेजी से अपने कमरे में भाग गई और भागकर उसने अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। उस कमरे में पहले से उसकी छोटी बहन पिंकी मौजूद थी। थोड़ी देर में पिंकी के बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। माँ और बड़ी बहन ये दोनों आवाज़ें सुनकर काफ़ी डर गईं और वो ऊपर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन सिट्टू दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं थी। और पिंकी जिस तरीके से चीख रही थी, लग रहा था जैसे कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो। जैसे तैसे दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि शायद उसकी कुंडी उतनी मजबूती से बंद नहीं थी। दरवाज़ा खुलने पर बड़ी बहन और माँ ने देखा सिट्टू ने अपनी छोटी बहन को एक हाथ से हवा में उठा रखा था, जो कि एक 12 साल की बच्ची के लिए इम्पॉसिबल था। और वो अपनी बहन को लग रहा था जैसे मारने की कोशिश कर रही है। ये देखकर अब बड़ी बहन और माँ बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो इन चीज़ों से अब कैसे छुटकारा पाएंगी। जैसे तैसे दोनों ने मिलकर छोटी बहन पिंकी को छुड़ा तो लिया, लेकिन सिट्टू की हरकतें बहुत अजीब हो चुकी थी। वो अजीब तरीके से कमरे में घिसट कर चल रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो घुटनों के बल धीरे धीरे खुद को रेंग कर घिसट कर ज़मीन पर चलता है। उस तरीके से सिट्टू चल रही थी और अजीब अजीब सी आवाज़ों में हंस रही थी और सबको वहाँ से निकल जाने के लिए बोल रही थी। ये सारी चीज़ें काफ़ी थी समझने के लिए कि सिट्टू के साथ कोई तो ऐसी चीज़ अब जुड़ चुकी थी जो कि नॉर्मल कहीं से भी नहीं थी। ये शहर और जगह नया होने के वजह से माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब इन चीज़ों के लिए क्या उपाय करे। लेकिन बड़ी बहन ने बताया, माँ ये जो चीज़ समझ में आ रही है, अगर सच में ऐसा ही कुछ है तो रास्ते में हम जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ पर एक बजरंगबली का मंदिर है, हम सिट्टू को वहाँ पर लेकर चलें क्या? माँ को ये बात सुनकर थोड़ी राहत तो मिल गई, लेकिन सिट्टू को उस तरीके से लेकर जाना उन दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पिंकी को छुड़ाने में ही लग रहा था जैसे उनके शरीर की आधी से ज़्यादा हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। वो दोनों काफ़ी थक चुके थे और सिट्टू इस वक्त इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी कि उसको इन दोनों के लिए संभालना नामुमकिन था। फिर माँ ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, तुम यहाँ अपनी बहन के पास रहो, मैं उस मंदिर में जाकर पंडित जी से बात करके आती हूँ, क्योंकि इसको हम दोनों ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं। तब तक सिट्टू ने पूरे घर में तबाही मचा रखी थी। वो बार बार अजीब सा उछल उछल कर हरकतें करती। उसने पूरे कमरे के सामान को इधर उधर बिखेर दिया था। दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो बार बार दरवाज़े को इतनी ज़ोर से बजा रही थी, लग रहा था जैसे वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाएगी। बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और छोटी बहन के गले को दबाने के वजह से छोटी बहन बेहोश हो चुकी थी। छोटी बहन को वहीं नीचे हॉल में सोफे पर लिटाया गया था। बिट्टू वहीं पिंकी का ख्याल रख रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो बार बार अपने मन में भगवान का नाम ले रही थी और ये प्रार्थना कर रही थी कि माँ जल्दी से जल्दी पंडित जी को लेकर यहाँ पर आ जाए। थोड़ी देर बाद सच में माँ वहाँ पर पंडित जी को लेकर आ गई। पंडित जी को लेकर आते ही तुरंत पंडित जी ने ये समझ लिया कि वहाँ पर कोई ऐसी भटकी हुई बहुत बुरी शक्ति आ चुकी है जो कि इस घर से किसी न किसी को ले जाना चाहती है।
माँ ने पंडित जी को रास्ते में ही सारी बातें बता दी थी, इसलिए पंडित जी को ये पता था कि या तो छोटी बहन को वो आत्मा ले जाना चाहती है या फिर मछली बहन को। लेकिन अभी सिट्टू की ऐसी हालत देखकर समझ में आ रहा था कि सिट्टू के ही साथ शायद ऐसा कुछ होने वाला है। पंडित जी ने सबको नीचे रुकने के लिए कह दिया और ऊपर सिट्टू के कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सबको ये बोल कर गए थे कि चाहे जो भी हो जाए, आप में से कोई भी ऊपर नहीं आएगा। सारे लोग नीचे इंतज़ार कर रहे थे और अब पिता भी घर पर आ चुके थे। ये बात पिता को समझ में नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है अंदर। वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सुबह तो वो अपनी बच्चियों को ठीक ठाक हालत में छोड़कर गए थे। लेकिन कमरे से सिट्टू के अलावा जो एक अजीब सी भयानक आवाज़ आ रही थी, पिता को भी कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि ये उनकी बेटी की आवाज़ तो नहीं हो सकती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने पिता को ऊपर आवाज़ देकर बुलाया और उन्हें वो बोर्ड देते हुए कहा, जल्दी से जल्दी इसको घर के बाहर ले जाकर जला दीजिए। पिता ने तुरंत वैसा ही किया और उन्होंने उस बोर्ड में आग लगा दी। जैसे ही उस बोर्ड में आग लगी, सिट्टू इस तरीके से चीखने चिल्लाने लगी जैसे लग रहा था सिट्टू को किसी ने आग के अंदर धकेल दिया हो। सिट्टू बहुत अजीब तरीके से अब व्यवहार कर रही थी। सिट्टू का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, जैसे उसे किसी गर्म चीज़ के पास रख दिया गया हो। ये देखकर अब माँ को बहुत टेंशन हो रही थी अपनी बेटी की। लेकिन थोड़ी देर तक ऐसे ही चीखने चिल्लाने के बाद सिट्टू बेहोश हो चुकी थी और शायद वो आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। फिर माँ और पिता दोनों ने पूछा, ये सब क्या था और ये हमारे क्या इस घर में था? ये चीज़ कैसे आई यहाँ पर? फिर पंडित जी ने बताया कि बच्चियाँ ये जो खेलने के लिए चीज़ लेकर आई थी, ये खेलने की चीज़ नहीं थी। इनको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन इनके पहली बार बुलाने पर ही वो आत्मा यहीं कहीं आसपास होगी जिसने बच्चियों की पुकार सुन ली। और जैसा कि आपने पहले ही बताया था, आपकी छोटी बेटी और मछली बेटी की परछाई बहुत हल्की है, तो इन दोनों पर असर डालना उसके लिए बहुत आसान था। और उसके आने के बाद पहले तो उसने मछली बहन को ही ले जाने का तय किया था, लेकिन उसे छोटी बहन से पता नहीं क्यों लगाव हुआ, इसलिए उसने इतना असर उसके ऊपर भी डाला। शायद ये आपके नज़र उतारने और छोटे मोटे टोटके करने का असर था कि आपकी छोटी बच्ची इस चीज़ से बाहर निकल गई। लेकिन मछली, उस पर तो पूरा असर हो चुका था, क्योंकि मछली उससे लगातार बात करती थी और वो उसकी दोस्त बन चुकी थी। सिर्फ एक बार उस आत्मा को आपकी बेटी से ये बुलवाना था कि वो उसे अपने साथ ले जाए। ये बोलते ही उस आत्मा का काम आसान हो जाता और वो आपकी बेटी को आसानी से लेकर यहाँ से चली जाती। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन शुक्र है आप लोगों को ये चीज़ें पहले समझ में आ गई और आप लोगों ने मुझे पहले ही यहाँ पर बुला लिया और अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। बस इस मंगलवार की आरती में आप अपनी सारी बेटियों को लेकर आ जाइएगा। पिता और पूरे परिवार ने पंडित जी का धन्यवाद किया और अगले मंगलवार की आरती में पूरा का पूरा परिवार बजरंगबली के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। अब उनके परिवार में सब कुछ ठीक है। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। तीनों अपने अपने ज़िंदगी में अब अच्छी तरह से रह रही हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को सुनकर उस पर भी अपना फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो समय समय पर अपना फीडबैक्स हमें देते रहते हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।